चूँकि 40% हम पॉलिटी पढ़ा चुके हैं और 2 दिन पहले यूपीएससी की परीक्षा भी हो चुकी है, तो आत्मप्रवंचना मेरा मूल स्वभाव नहीं है, किसी का होना भी नहीं चाहिए, वह रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। फिर भी आपके कॉन्फिडेंस एंड मोटिव्स के लिए हम बताना चाहते हैं कि पॉलिटी अभी तक जो हमने कराई है और इस बार जो 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप पूरे लेक्चर को पढ़े होंगे या पढ़ें, किसी कारण से न पढ़ पाए हों, तो आप देखेंगे कि अल्टीमेट बेनिफिट मिली होगी। लेकिन ध्यान दें, यही बात अगले साल नहीं हो सकती है। हो सकता है यही बात इकोनॉमी के साथ ना हो, इकोलॉजी के साथ हो, साइंस के साथ हो कि सर ने कैसी बायोलॉजी पढ़ा दी, लेकिन हो सकता है वह बात किसी और सेक्शन के साथ ना हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। फिलहाल हमने एक तकनीक बताई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अगर 25-30 मिनट में 25-30 क्वेश्चन निकल जाते हैं और 25-30 नहीं करने हैं, ऐसी बात स्पष्ट हो जाती है, तो सिलेक्शन। तो आज जो हम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको, जो 17 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, जो अभी 4 अक्टूबर को परीक्षा हुई है, तो आप ये देखेंगे मोस्टली कि वो क्वेश्चन ऐसे, यदि हमारी पढ़ाई आप कंप्लीट समझे होंगे तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी टिक लग जाएंगे। 17 में 8-12 पर तो बहुत हो गया। तो आप अपने मोटिव्स के लिए आप प्रेरित हों, इस नाते आपको अच्छा लगे, इस नाते हम पेपर सॉल्व करा देते हैं। आज के क्लास में पॉलिटी का, इकोनॉमी का भी करा देंगे। तो आप देखो कि अगर इतने लेक्चर आपने ठीक से पढ़े तो आपको क्या फ़ायदा हुआ होगा। तो अभी हम इतने ही लेक्चर के इर्द गिर्द रहते हैं और हालांकि हम कराएंगे 17 क्वेश्चन। तो शुरू में हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो अब तक के पढ़ाने से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 1, यद्यपि यह सी सीरीज का 82 होगा और ए सीरीज का आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, तो सीरीज बी और डी भी हो सकती है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान का कौन सा भाग प्रारंभिक परीक्षा (2020) जो 4 अक्टूबर को अभी हाल में हुई है, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सी सीरीज का 82, ए सीरीज का 12 और कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है।
ए राज्य के नीति निदेशक तत्व। बी मूल अधिकार। सी उद्देशिका। डी 7वीं अनुसूची। देखें, हम अपनी विद्वता दिखाने के लिए या कोई अपनी विद्वता दिखाने के लिए इस पर प्रति क्वेश्चन 20 मिनट बोले, और भी बोल सकता है, तो 340 मिनट हुआ। 17 क्वेश्चन कुल पूछे गए, आमतौर पे 14 पूछे जाते हैं, और तकनीकी तौर पे वो 14 हैं ही, बाकी वो तो कुछ विधि विधान करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो हम तो 340 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन उस परीक्षा में इस प्रश्न के लिए नियम से 1-1.25 मिनट मिलेगा सबके लिए औसत। और अगर ऐसा प्रश्न करने के लिए आपने 1.25 मिनट खर्च किया तो जो घाटा होगा उसकी भरपाई नहीं होगी। इस नाते हमने पहले कहा कि पहले 25 मिनट में 25 क्वेश्चन सीधे वाले सही हो जाएं और साथ साथ 25 वे हो जाएं जो आपको आने नहीं है। 25वां ज़्यादा बोल रहे हैं, 15-20, यानी केवल 60 बचे रहें। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में हमने बताया है। तो आप ये देखो कि इसे कुछ कहने नहीं यार है, सीधे टिक मारो ये पर, भागो आगे। देखते ही इतना तेज सिविल सेवा का विद्यार्थी होता है और नहीं है तो बनना पड़ेगा, यानी कितना पढ़ा गया है। देखते ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, हमारी वो लाइन याद करें। भारतीय संविधान के भाग 4 में अधिकथित तत्व मान्यताओं के ऐसे प्रक्षेत्र की रचना करते हैं जो कहते हैं कि राज्य के कार्य करने की आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हो। हमने उत्तर तुरंत बताया, राज्य कल्याणकारी हो, पुलिसिया न हो। वस्तुतः राज्य के मार्गदर्शन हैं, कल्याण के हेतु हैं। 36 से 51 में लिखी हुई इन बातों पर चल कर के ही राज्य कल्याणकारी राज्य होने का दावा कर सकता। बढ़ाओ बढ़ो, जोड़ो जोड़ो, ए पे टिक खा चुका। यद्यप हम थोड़ा सा वक्त आपको देते हैं तो आप अब वो टाइम तो रहा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करे सरकार, भरण पोषण करे। आज हम आधुनिक नहीं उत्तर आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी है। पुलिस तंत्र से हट करके हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की ओर बढ़ना है। और यह अवधारणा काफ़ी कुछ कहती है। सामाजिक लोकतंत्र की बात इस रूप में कि अब हमें कुछ रिजर्वेशन दे करके लोगों को मुख्य धारा में लाना ही नहीं है। जागरूकता, बेहतरी, आपसदारी, समझ इतनी बढ़ानी है कि रोटी बेटी का रिश्ता, सामाजिक ताने बाने मजबूत हों, आर्थिक न्याय की अवधारणा मुखरित हो, वोट देने का अधिकार ही न हो, सत्ता में भागीदारी महसूस हो, लोग मर्यादा और गरिमा का जीवन जी सकें
और यह तभी होगा जब 36 से 51 की बातें स्वरूप पाएंगी। तो कुल मिला जुला करके मूल अधिकार आपको मर्यादा और गरिमापरक जीवन जीते हैं। उद्देशिका में हमारे संविधान निर्माताओं का आईना और दर्शन है। 7वीं अनुसूची का यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो आप ए पे टिक लगाएं सीधी सीधी। वस्तुतः राज्य का उद्देश्य कल्याण करना है। हम पुलिस तंत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, 43 और 44 के रूप में समान नागरिक संहिता, फिर ऐसे तमाम बातें जो अन्य अनुच्छेदों में लिखी हुई हैं 36 से 51 के बीच में, वस्तुतः इनका पाना ही राज्य का अभिप्रेत है और यही राज्य का दर्शन है। राज्य को कल्याणकारी रूप में उभर करके सामने आना है तो उसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय में अपने लोकतंत्र को परिवर्तित करना होगा। वस्तुतः वर्तमान युग राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने का है। वस्तुतः पुलिस तंत्र को कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करने का है। तो इस नाते भारतीय संविधान का भाग 4 कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो आप ई पर टिक लगा करके आगे बढ़ें। यद्यपि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको तुरंत करने हैं, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ आई। यहाँ पे ज्ञान गुणवत्ता आपके पास है ये बताए जाने, ये मैं यहाँ पे सुनाते ऐसा बोल रहा हूँ। इस पर कितने मिनट बोलते रहो, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाते रहो, 38 का डिस्कशन करते रहो, 39 बताते रहो, 40 का पंचायतों पर तब करते रहो। तो ऐसे प्रश्न होंगे 20 पूरे पेपर में, इनको तुरंत टिक लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान है यह भी तब आएगा जब अच्छी पढ़ाई हुई होगी, हमारी वह बात याद होगी कि नीति निर्देश का शाब्दिक अभिप्राय क्या है। अभिप्राय है राज्य के कार्य करने की आंतरिक अभिप्रेरणा को, इनर फील्स, और वह हो कल्याणकारी। राज्य के कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा क्या हो? उत्तर राज्य कल्याणकारी हो, पुलिसिया न हो। बस, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सी सीरीज का 83, अगर बी डी होगा तो आप देख लेंगे। सी सीरीज का 83 और ए सीरीज का 13, बी डी आप देख लेंगे। और अब हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, बी ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम लिखा नहीं रहे हैं, पेपर आपके सामने होगा। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा पॉइंट, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो देयर आर 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले आप पहले को देखिए। पहला कहा था भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, यानी कि संविधान अपने मूल ढांचे को, यानी कि जैसे संविधान में ही यह लिखा हुआ है, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों, अब संघवाद तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे नहीं, बताया जा चुका है। संघवाद या संघीय शासन प्रणाली का मौलिक लक्षण है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बंटी हुई हो।
और केंद्र राज्य के संबंध अद्भुत समायोजन पर चलें। केंद्र राज्य की शक्ति किसी क्रम में कम न करे, राज्य की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन राज्य भी कोई ऐसा कार्य न करे कि भारत की संघीय व्यवस्था को कोई ठेस पहुँचे। और अगर कोई विवाद हो दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच या केंद्र राज्य के बीच, ऊर्ध्व और क्षैतिज कुछ भी संबंधों में बिखराव और विसंगति की स्थिति हो, तो स्वतंत्र न्यायपीठ, सर्वोच्च न्यायपीठ जो दिल्ली में बैठी हुई, उसका निपटारा करे और कोई नहीं। संघवाद के मूल्यों की रक्षा के लिए ऊपर दिल्ली में एक न्यायपीठ बैठी हुई, वही इसका निर्णय करेगी। तो संघवाद, पंथ निरपेक्षता आपको बताई जा चुकी है डिटेल में, मूल अधिकारों पे चर्चा हो चुकी है, लोकतंत्र आप जानते हैं। तो स्पष्ट हो लें कि भारत का संविधान न कहीं उद्देशिका में, न अपने अनुच्छेदों में, न किसी भाग में, न किसी अनुसूची में अपनी शब्द और भाषा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं करता। तो जब कहीं शब्द या भाषा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देशिका या कहीं संविधान बात ही नहीं करता है, मूल ढांचे की, बेसिक स्ट्रक्चर की, ये विवक्षित मर्यादाएं हैं, कोर्ट द्वारा निर्मित विचार हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो स्वतः गलत हो जाता है। अब आप उसी समय आंखों को दौड़ाएं कि पहला गलत हो चुका है, तो विकल्प कैसे बनते हैं, थोड़ा सा तकनीक भी सीखें। केवल एक सही, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही, दो न एक सही न दो सही है, तो भैया एक गलत हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है कि सी और डी तो होगा ही नहीं। अब कोई दिमाग मत लगाओ, बी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। भाई दो तीन तो सही नहीं, कुछ भी एक और दो है सही या गलत के रूप में, और पहला गलत हो गया, तो उत्तर हुआ दूसरे का क्या, बी, क्योंकि पहला पॉइंट गलत हो चुका है। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, एक और दो दोनों सही हैं, न एक सही न दोनों सही है, यानी कि सी डी तो एकदम से डिलीट कर दो, अब बी ही बच रहा, करो टिक, आगे बढ़ो। समझने के लिए कितनी देर हम यहाँ रुक जाएं, लेकिन वहाँ भी अभी काम आपका धड़ाक से करना पड़ेगा। तो अब भारत का दूसरा पॉइंट, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है। तो पहला तो नागरिकों की स्वतंत्रता बची रहे, और आदर्श क्या हैं, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, संविधान की सर्वोच्चता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये है सब हैं। तो स्वाभाविक सी बात है किसकी सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही, यद्यपि यह अमेरिकी अवधारणा है और जिसका शाब्दिक अभिप्राय है अपने ही न्याय की जांच परख, ताकि न्याय के विचार मूर्त रूप पा सकें और जन जन के मन में न्याय के प्रति विश्वास जगे। कुछ ऐसे समझें, माननीय न्यायाधीश XYZ कोई भी हों, यदि उनका संबंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है, सोते समय रात में उन्हें संज्ञान हो कि निर्णय तो गलत हो चुका है, तो सुबह निर्णय की फिर से जांच परख करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संबंध है। यदि विधायिका कोई ऐसा काम करे जो विधायिका की सीमा के परे हो, तो न्यायपीठ जांच परख कर ले, और न्यायपीठ अगर कुछ अतिरेक में काम करे
तो संसद कोई कानून बना करके उसकी शक्ति को थोड़ा सीमित कर दे। तो यह है न्यायिक पुनर्विलोकन। यह विचार सबसे पहले अमेरिका में आपका आया। अमेरिकी चीफ जस्टिस आपके जॉन मार्शल ने पहले इस विचार को 1803 में मरवरी वर्सेज मेडिसन विवाद में प्रतिपादित किया। तो अमेरिकी अवधारणा है। सबसे पहले अमेरिका में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने 1803 में मेडिसन एंड मरवरीज वर्सेज मेडिसन के विवाद में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यानी कि हर संभव कोशिश करके न्याय की मर्यादा बची रहनी चाहिए। न्याय जैसा अनुभवजन्य हो, ऐसा न लगे कि कोई पक्षपात हो गया है, ऐसा न लगे कि किसी के पक्ष को ज़्यादा सुना गया है। तो इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आई। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान ने भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायपीठ और माननीय उच्च न्यायालयों में अधिरोपित किया कि आप भी इस शक्ति का इस्तेमाल करें खुद के निर्णय में, क्रमशः केंद्र और राज्यों के निर्णय में। और यह अधिकार या न्यायिक पुनर्विलोचन का मुद्दा इस नाते महत्वपूर्ण माना गया कि इससे पहले तो संविधान की रक्षा होगी, दूसरा संघवाद बचा रहेगा और तीसरा मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिला करके मूल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा तथा संघवाद की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन अपरिहार्य माना गया। भारत के संविधान ने यह शक्ति सर्वोच्च न्यायपीठ और उच्च न्यायालयों को प्रदान की। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट सही हुआ और पहला पॉइंट गलत हुआ, तो उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यद्यपि इसका संबंध पॉलिटी से नहीं है, चूंकि हम करा चुके हैं टेक्नोलॉजी पढ़ाते समय, तो आपके मोरल मोटिव्स के लिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन 17 पूछा गया, 18 पूछा गया कि 14 या 13 मुद्दा नहीं है, सामान्य तौर पर 14-15 क्वेश्चन 14 से 98 के क्रम में पूछा जाए। यह सी सीरीज का 84 है, सी का 84 है और ए सीरीज का 14 है। अब आगे ये सब नहीं बताएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद से देखिएगा अपनी सीरीज में। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। वह निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर 1, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। बी, वर्ग संघर्ष। सी, निजी संपत्ति की राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की समाप्ति। डी, आर्थिक नियतिवाद। अब हम थोड़ा समझाने के क्रम में बात करते हैं। प्रश्न का मूल भाव कहता है कि गांधीयन थॉट और कार्ल मार्क्स या मार्क्सियन थॉट में इन मुद्दों पर कहाँ सहमति बनती है, सहमति के बिंदु कहाँ हैं? आर्थिक नियतिवाद, निजी संपत्ति की समाप्ति, वर्ग संघर्ष, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। तो स्टेटलेसनेस तो हमने गांधी की अराजकतावादी सिद्धांत पढ़ाते समय हेनरी डेविड थोरो के माध्यम से बताई है। एक बात और बताई थी कि
मार्क्स राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अधिकार को नकार देता था और कहता था कि यही शोषण की प्रधान जड़ है, जबकि गांधी जी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को नकारते नहीं थे, बल्कि यह कहते थे इसे शोषण के उपकरण के रूप में विकसित न किया जाए। ये बातें हमने बताई थी। तो यह बात मार्क्स के साथ शायद हमने नहीं बोली थी कि मार्क्स भी राज्य विहीन समाज की स्थापना करता है, तो अब डिटेल में आप देखें। पहले आप नीचे से चलें। डी, आर्थिक नियतिवाद। तो आर्थिक नियतिवाद का तो सीधा मतलब हुआ कि बाबा साहब के, लम्बरदार के, जमींदार साहब के खेत गोड़े जोते और हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी वही करते रहे। यानी कि मजदूर का बेटा मजदूर होगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब का बेटा गरीब होगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नियति ने ही हमको गरीब बनाया है। कल हम एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, हालांकि स्टेटमेंट तो पॉजिटिव अर्थों में, हम उसे नेगेटिव अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। नियति ही खराब है। हम इतने, नियति खराब नहीं है, वस्तुतः हम बड़े गए बीते हैं। कैसे भी समझे, नियति इतनी भी खराब नहीं। चले खोट हमारे सितारों में नहीं है, वस्तुतः हम ही गए बीते हैं। तो आर्थिक नियतिवाद की अवधारणा, हालांकि तो पॉजिटिव सेंटेंस है, कहती है कि हमारे सितारे खराब हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, जो है उसी को नियति मान लेना। तो इसे नियतिवाद कहते हैं इकोनॉमिकली या किसी भी चीज़ में। तो गांधी जी कर्मयोगी थे और मार्क्स नामक संत तो क्रांतिकारी था। तो नियतिवाद पे विश्वास करिए तो संभव नहीं। इस नाते आर्थिक नियतिवाद वाला विकल्प तो गलत है। यहाँ पे तो सहमति दोनों विभूतियों में हो ही नहीं सकती। निजी संपत्ति की प्राप्ति, समाप्ति, वस्तुतः इस मुद्दे पर ही तो असहमति थी, तो यह भी गलत हो गया। मार्क्स राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूर्णतया नकार देते थे, जबकि गांधी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को महत्व देते थे, कहते थे कि यह होना चाहिए। वस्तुतः व्यक्तिगत संपत्ति शोषण का उपकरण न बनाया जाए, जबकि मार्क्स कहते थे कि असमानता की यही जड़ है। तो अब यह तो भेद का मुद्दा हो, ये बात हमने, अब अगर यही प्रश्न उलट करके कहाँ असहमत है, तब आप इस पर टिक लगा सकते थे। ये विकल्प क्लास स्ट्रगल का है। वस्तुतः क्लास स्ट्रगल एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है, जो राज्य विहीन समाज या साम्यवाद लाने के लिए जरूरी होगी। तो गांधी भी वर्ग संघर्ष के मूलतः हिमायती नहीं थे, परिस्थितियां हैं, समय है, और न मार्क्स। तो ये विकल्प भी सही नहीं रहेगा। पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। तो मार्क्स भी कहते थे कि स्टेटलेसनेस हो, राज्य विहीन समाज हो। वस्तुतः राज्य केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो इलीट क्लास के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, एवज में छोटे लोगों का शोषण करता है। तो वर्ग संघर्ष के थ्रू यह स्थितियां खत्म हों, साम्यवाद आए,
और जब साम्यवाद आ जाएगा और सभी लोग समान होंगे तो राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से गांधी जी कहते थे, राज्य बंधन परक होता है, बंधन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति के ज्ञान में विकास के लिए, सुरुचिपूर्ण विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बंधन उचित नहीं है। तो गांधी भी राज्य विहीन समाज की स्थापना करते थे, जहाँ वे लोग ज्ञान में हों, सूची हों, सुरुचिपूर्ण हों, संसाधनों से भरे पूरे हों और अपना विकास खुद से करने में, निर्णय लेने में समर्थ हों, तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स और गांधी ये वाले विकल्प के मुद्दे पे एक सार होते हैं, राज्य विहीन समाज। अब हम चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसे संयोग कहें या जो भी कहें, वैसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और बेसिक से पूछ लिए जाएं। तो 9 क्वेश्चन पूछा जाए, अपने में एक कहानी कहता है, फिर भी जो है वो यही है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सीधे सीधे कराया है, नोट्स में हमारे होगा भी। क्वेश्चन 4 है, भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना। अल्टरनेटिव संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं। बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य भाग। डी, संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि सर्वोच्च न्यायपीठ ने बेरूबरी यूनियन विवाद में यह तय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वस्तुतः इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मान्य अमेरिकी सिद्धांत को कोट किया कि न कोई शक्ति देता है न कोई शक्ति छीनता है। हाँ, अस्पष्टता के समय प्रस्तावना या उद्देशिका कुंजी का काम करेगी, कुछ क्लू देने का काम करेगी, लेकिन वह संविधान का अंग नहीं। किंतु केशवानंद भारती विवाद में 1973 और LIC इंडिया विवाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यह तो तय है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यहाँ पे आप देखें कि बी विकल्प सीधे कह रहा है कि संविधान का भाग नहीं उद्देशिका या प्रस्तावना, तो बी पे तो विचार ही मत करो। अब बच रहा है ए, सी और डी। ये कह रहा संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो क्या कहा गया कि जब बेरूबरी यूनियन विवाद में यह भी कहा गया कि उस प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो साथ साथ यह भी कहा गया कि अस्पष्टता के समय वह क्लू देगी, कुंजी का काम करेगी, कोई रास्ता दिखाएगी। तो यह कहना कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है, यह बात सही नहीं है। इस नाते यह विकल्प भी गलत हो गया। अब सी विकल्प में आए, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य कोई भाग। तो देखें, संविधान की प्रस्तावना जस्टिफिएबल नहीं है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। भाईचारा, समाजवाद वगैरह वगैरह जो विचार, पंथ निरपेक्षता, जैसे कि अनुच्छेद 14 की बात, 15 की बात या अन्य अनुच्छेदों की बात, ये विधिक प्रभाव वाली हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। तो इस तरीके से कि जैसे अन्य भाग विधिक प्रभाव रखते हैं, वैसा ही विधिक प्रभाव
संविधान की प्रस्तावना का नहीं है, यद्यपि वह भाग तो है। इस नाते पॉइंट भी गलत हुआ। अब चौथा पॉइंट देखें, डी, संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। अभिप्राय यह है कि जब तक संविधान की प्रस्तावना अपने अनुच्छेदों और भागों के साथ जुड़ी हुई है तब तक तो ठीक है, किंतु उनसे अलग हट करके इसका कोई विधिक मान नहीं है। तो इस तरीके से डी विकल्प सही होगा। अंततः सी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन सी पर इस नाते नहीं विचार करेंगे कि अन्य भागों की जो विधिक औचित्यपरकता है अनुच्छेदों उपबंधों की, वैसी औचित्यपरकता प्रस्तावना की स्पष्ट रूप में नहीं है कि वो सीधे सीधे चीज़ों को न्यायालयीन बनाए या कानूनी बनाए। तो इस तरीके से संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगर यह होता कि उसके अन्य भागों से जुड़कर तो उसका विधिक प्रभाव है। अभिप्राय यह हुआ निर्णीत रूप में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और अपने उपबंधों और भागों के साथ जुड़ करके वो प्रॉपर महत्व रखती है, अलग होकर कोई महत्व नहीं रखती है। इस नाते डी विकल्प सर्वाधिक सही है और डी पे टिक लगाएं बस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अब आप देखें, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या आबलिक से सही है हैं। तो भाग 4 क्या, आप देखिए राज्य के नीतिक तत्वों में से ही तमाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व है। तो पढ़ाई गई बातों के आधार पर आप देखेंगे कि वे न्यायालयों में प्रवर्तनीय होंगे, पहला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पॉइंट, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा पॉइंट, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हुआ। अब देखिए इसी से विकल्प भी देखें। पहला गलत निकल गया, यानी कि थोड़ी सी आसानी आपको हुई। विकल्पों के हिसाब से अगर पहला गलत निकल गया तो अब सी वाला तो सही नहीं हो सकता। अब आप बी और डी पर विचार करें। ए केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी एक और 3, डी 2 और 3। तो जब पहला पॉइंट गलत हो गया, आपको बताया जाए कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यहाँ पे ज़्यादा विवेक, ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जब एक यहाँ है तो इसका अंदर ये भी गलत हो जाएगा। अब इन पे विचार करना है।
वे किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो यह बात सही है, यानी कि दूसरा पॉइंट सही है। अब यहाँ विचार करें, तीसरा पॉइंट क्या है? इस भाग द्वारा अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो यह बात तो एब्सोल्युटली सही है, तीसरी भी, यानी कि विकल्प सही हुआ डी। अब यह भी गलत हो गया। कैसे? 38 में कहा गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 में कहा गया कि राज्य उपरोक्त संदर्भ प्राप्त करके ही कल्याणकारी राज्य होने का दावा करेगा। अनुच्छेद 40 पंचायती राज का विकल्प, अनुच्छेद 43 आर्थिक न्याय पाने का लक्ष्य, अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा की जाती कि आने वाले दिनों में वो समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह आगामी दिनों के लिए मार्गदर्शन है कि इन्हें कानून के रूप में लाया जाए ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, यानी कि विधान बनाने में इनका मर्म और महत्व रहेगा। शासन में ये मूलभूत हैं और शासन को ये दिशा निर्देश देते हैं कि इसे प्राप्त करके ही, इसे वैधानिकता दे करके ही वस्तुतः आप कल्याणकारी राज्य होने का दावा कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट सही हुआ। तो आपका डी विकल्प सही हो गया। देखें, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्रदत्त है? ए, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी, समता का अधिकार। तो यहाँ पर भी आपको 1 ही 2 मिनट रुकना है। आप देखेंगे अस्पृश्यता का किसी भी रूप में अंत किया जाता है। ये सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करते हैं, वृद्धि और विकास की अवधारणा को नीचे लाती हैं, जीडीपी को घटाती हैं, लोगों में वैमनस्य, जातिवाद, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक या इस तरीके के तमाम नेगेटिव्स पैदा करती है। तो अस्पृश्यता ही हमने कहाँ पढ़ी है? अनुच्छेद 17 में। अब अनुच्छेद 17 में पढ़ी है तो अनुच्छेद 14 से 18 कहाँ है? समानता के अधिकार में। तो सीधे सीधे आप समता के अधिकार पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएं। अनुच्छेद 18 कहा था उपाधियों का अंत किया जाता। उपाधियाँ भेद पैदा करती हैं कि कोई पंडित जी हैं, कोई लम्बरदार साहब हैं, कोई जमादार, ये वो। इसी नाते भारत रत्न के अलंकरण को जनता पार्टी सरकार में रोक भी दिया गया था उपाधियों के अंत के लिए। तो इस तरीके से आप देखें कि शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार 23 और 24 में है, जो बलात्श्रम वगैरह के मसले के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। तो अगर आप सीधे सीधे देखेंगे तो अस्पृश्यता आप इतना, तो आपको हमने क्या कहा था, अनुच्छेद 1 से 148 तक और 51 का तक तो हरदम। तो अस्पृश्यता चूँकि 17 में है तो ज़्यादा डिटेल करने की क्या, ये भी तुरंत टिक लगना चाहिए, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ आई मीन विथ इन 1 सेकंड। टिक भी लगे, गोला भी हो जाए 1 सेकंड के भीतर। तो इस तरीके से इसे आप समानता के अधिकार में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन भी 1 ही सेकंड वाला है। 7वां क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण तुरंत दिमाग में आए। अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य से अपेक्षा की जाती कि आने वाले दिनों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करित करेगी। न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र तो हो कि कार्यपालिका
के नीचे दबी हुई महसूस न करे, ताकि स्वतंत्र रूप में न्याय हो सके, न्याय के विचार मूर्त रूप पा सकें। इस नाते न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का विचार आगामी लोकतांत्रिक सरकारों से किया गया था, ताकि भद्र लोकतंत्र की स्थापना हो सके और सत्ता के पृथक्करण का वह स्वरूप जो संसदीय शासन प्रणाली में महसूस किया गया है वह उचित रूप में स्वरूप पा सके। तो इतना तो डिटेल बहुत ज़्यादा हो गया। कुल मिला जुला करके न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व बी पर टिक लगा करके आगे बढ़ें। और छठवें क्वेश्चन को डी यानी कि समता का अधिकार, बी आपका हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 7 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं और यहाँ पे आपको कुछ करना भी नहीं है, ये तुरंत के तुरंत। लेकिन ऐसी स्थितियाँ हर साल नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अभी आपने गांधी और मार्क्स को देखा होगा, विधान बंधन लाता है, तो भी बंधन पे ही रुके रहे। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। ध्यान रहे, विधानमंडल द्वारा सरकार यानी कि राज्य की सरकार, यानी कि संसद की सरकार, राज्य विधानमंडलों का सरकार। यह मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार है, बल्कि भारत में विधि द्वारा शासित, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। भारत में मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि कानून के शासन, संवैधानिक, यहाँ पे संवैधानिक सर्वोच्चता है। संविधान के बाद संसद, संसद के बाद न्यायपालिका, तब कार्यपालिका। हमने मूल अधिकारों में बताया है, मूल अधिकारों की परिभाषा हमने क्या बताया था, परिसीमित प्रशासन। तो इस तरीके से परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, यानी कि सरकार पे संविधान का दबाव है, संविधान उसकी मर्यादाएं तय करता है। यानी कि राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, सीमितता के सिद्धांत के अनुसरण में उसे कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार नई संवैधानिक सरकार का अर्थ न लोकप्रिय सरकार से है, न विधानमंडल द्वारा सरकार से है, न बहुदलीय सरकार से। क्योंकि अगर विधानमंडल द्वारा सरकार आप लगाएंगे तो राज्यों के विधानमंडल और संसद महत्वपूर्ण होंगे। बहुमत का विधानमंडल अपने मन का कोई काम कर सकता है, नागरिक अधिकारों को न्यून और क्षीण कर सकता है। इस नाते पहला विकल्प लोकप्रियता का कोई पैमाना नहीं है। लोकप्रियता तो किसी समय हिटलर और मुसोलिनी की भी थी। जो विधि कहे, जो तर्कसंगतता के नियम कहें, जो तर्कसंगत वर्गीकरण कहें, जो तत्समय उचित हो, जो संवैधानिक हो, जो कानून के शासन के अंतर्गत हो, तो कानून हर व्यक्ति की सीमा तय करता है, संविधान हर व्यक्ति की सीमा तय करता है। इस नाते संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। अब आपका 8वां क्वेश्चन, डी विकल्प, सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 9, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आबलिक से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। नंबर 1 उद्देशिका, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 3 मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अल्टरनेटिव केवल 1, 2, बी
केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 4। तो प्रश्न का भाव ये है कि सार्वभौम मूल मानवाधिकारों की घोषणा जो 1948 में हुई, वह मानवाधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के अलावा, देखिए मूल अधिकार मानवाधिकार में थोड़ा सा अंतर समझ लें। मूल अधिकार संकुचित अवधारणा है, मानवाधिकार विस्तारित या विकुंचित अवधारणा है। मूल अधिकार देशों की चुनौती है, मानवाधिकार मानव जाति की चुनौती है, विश्व की चुनौती है। तो प्रश्न ये है कि जो विश्व की चुनौती है या अधिकारों का जो विकुंचित विस्तारित अवधारणा है, उसी से सहबद्ध या रिलेट करके अपने यहाँ भाग 3 में कुछ मूल अधिकार दिए गए। तो मूल अधिकार तो ऐसे हैं ही मानवाधिकारी जैसे, और कौन से पार्ट भाग हैं जो इस घोषणा पत्र से मेल खाते हैं? तो विकल्प क्या दिया गया? उद्देश्य का। विकल्प क्या दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विकल्प क्या दिया? मूल कर्तव्य। तो वस्तुतः यह घोषणा कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से हुई 1948। इतिहास कहता है कि मानवाधिकारों का हनन हुआ है, क्षरण हुआ है। सामाजिक कारण भी ऐसे हैं कि कुछ लोग अच्छी स्थिति में, कुछ लोग बुरी स्थिति में हैं। इसी असमानता को मिटाने के कारणों के आलोक में इन अधिकारों की घोषणा की गई। यानी कि व्यक्ति पैदा होता है बंधन मुक्त और जीवन भर बंधन में जकड़ा रहता है, तो मानवाधिकारों की अवधारणा कहते को बंधन मुक्त जिए, उसे कुछ अधिकार मिले जिससे वह गरिमा के साथ जी पाए। रोटी कपड़ा मकान तो ठीक ही है, ये आधारभूत आवश्यकता, उसे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार मिले। तो ऐसे ही कुछ अधिकारों की तुलना आपके संविधान की उद्देशिका में भी की गई है कि हम भारत के लोग भारत को पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, अभिव्यक्ति, क्या क्या मान सम्मान इत्यादि की बातें की गई हैं। इसी तरीके की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है कि राज्य कल्याणकारी हो, पुलिसिया न हो। कुछ अधिकार मनुष्य होने के नाते मनुष्य को मिलने चाहिए। ऐसे ढेर सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के प्राप्त करने की चाहत और बात वहाँ भी की गई। तदनुरूप 51 का में कुछ कर्तव्यों की, ड्यूटीज़ की भी बात की गई है। तो ये हमारे संविधान में हैं। तो इसी तरीके से 1948 जब आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आप आर्टिकल 1 और 2, अनुच्छेद 1 और 2, यह भी आपका जो है कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात करता है। यानी कि हम आत्मसम्मान के साथ जी सकें, हमारी डिग्निटी मेंटेन हो, हम स्वतंत्र हों, समानता की बात हो। यह बात हमारा यानी कि इस घोषणा पत्र का अनुच्छेद 1 और 2 जो कहता है वो हमारे प्रस्तावना में है। तो ये तो रही 1 और 2 की बात। आगे 3 से 17 तक भी इसी तरीके की कुछ स्वतंत्रताओं, अधिकारों इत्यादि की चर्चा की गई है। यहाँ के संबंध में अपने संविधान से जो तादाद में है, जो कोरिलेशन है, फिर आप 18 से 21 की बात आप करेंगे तो 1821 में हमको कुछ संवैधानिक स्वतंत्रताएं मिली हैं, वो इसमें समाहित हैं। हम बोल सकते हैं, हम धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बोलने का, कहने का अधिकार रखते हैं। तो हमारे ये अधिकार इस घोषणा पत्र के 18 से 21 में हैं।
तो ये मूल अधिकारों जैसे है। इसी तरीके से 22 से 27 आर्टिकल 22 टू 27 में हमें कुछ उन अधिकारों की प्राप्ति की बात कही गई है यहाँ पर जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि हम अब पुलिस स्टेट में न रह करके बल्कि कल्याणकारी स्टेट में रहेंगे। हमें कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए जो 3651 में कही गई है। तो ये आर्टिकल जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसी है। इसके बाद 28 से 30 वाली आर्टिकल इस घोषणा पत्र की कुछ ड्यूटीज की बात करती है। सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस घोषणा पत्र के इन आर्टिकल्स को तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे प्रस्तावना की भी बात है, मूल अधिकारों की भी बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और कुछ कर्तव्यों की बात है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर मूल अधिकार तो माना ही जा रहा है। बाकी तीनों विकल्प 1, 2, 3 जो हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, सब इसमें समाहित है। इस तरीके से इस खंड का उत्तर जो आपका 9वां पोर्शन है, प्रश्न है, ए सीरीज में 8 और सी सीरीज में 98, तो इस 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी, यानी कि उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों बिंदु सही है, डी विकल्प। तो आप ये देखेंगे कि ये 9 क्वेश्चन हैं जो घूम फिर करके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से घुमा फिरा के पूछे गए। ये हम इतना आपको पढ़ा चुके हैं। अब तो हमें एग्जीक्यूटिव की और कार्यपालिका की और राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह भी 1-2 दिन में राज्यसभा भी बता देंगे। तो ये 9 क्वेश्चन जो हैं, ये कोई पढ़ाए हैं तो पूछा ही जाना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो पूछा ही जाएगा, हमने पहले ही बताया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाने का आपको इन 9 प्रश्नों का लाभ हुआ होगा। ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, आज नोट्स भी आपको मिल चुके हो। अब अभी 8 क्वेश्चन और हैं। तो अब हम 10वां क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत में विधिक सेवा, ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिसको आप पेपर मैगजीन से कलेक्ट करेंगे। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, लीगल सर्विस अथॉरिटीज, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? विधिक सेवा प्रदाता, प्रदाता अभिकरण, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, प्रश्न ये है कि यह अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं देती है? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39 में आपको मिला हुआ है। तो ये प्राधिकरण किन्हें देती है? नंबर 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। नंबर 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को। 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को।
तो फिर से विकल्प समझ लें। 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को वार्षिक, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो जो विकल्प आपको दिए गए हैं, ए केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी 2 और 3, डी 1 और 4। ए बी सी डी। तो ए आपका कह रहा है कि 1 और 2, बी कह रहा है 2 और 4, बी 3 और 4, सी 2 और 3, डी 1 और 3, 1 और 4। अब आप देखें, जिनको ये सुविधा मिल सकती है विधिक सेवा प्रदाता अभिकरण से, लीगल सर्विस प्रोवाइडिंग अथॉरिटी से, जिनको जो है फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है, उसमें नंबर 1 हैं महिलाएं और बच्चे, नंबर 2 हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, नंबर 3 कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, नंबर 4 प्राकृतिक आपदाओं, मास डिजास्टर, वायलेंस, बाढ़, सूखा, और भूकंप तथा किसी औद्योगिक आपदा के समय। इसका डिजेबल्ड पर्सन, आई मीन अपंग व्यक्ति जो अपना काम करने में समर्थ न हो। नेक्स्ट, पर्सन इन कस्टडी, जो एक प्रकार के बंधुआ मजदूर टाइप के हों। पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, जो कहा गया है कि जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख से ज़्यादा न हो, और जो बेगार वगैरह में बंधुआ मजदूर टाइप के हों। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, और बेगार वगैरह में जो लगाए गए हैं, जैसे जोर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को लीगल सर्विस अथॉरिटी निःशुल्क विधिक सहायता दे सकती है, जो अनुच्छेद 39 के तहत अधिकार माना गया है। तो अब आप देखें, जो विकल्प आपके मिले हैं कि 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति, यानी कि पहला विकल्प तो आपका सही है। दूसरा विकल्प है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, यह इसमें दिया नहीं गया है। बाकी आप देखते हैं कि इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल नहीं हैं। इसके बाद 3 लाख और ओबीसी का संदर्भ इसमें नहीं, SC ST तो हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा विकल्प तो आपका सारी वरिष्ठ नागरिक और ओबीसी के सदस्य जो 3 लाख से कम जिनकी आय है, तो तीसरा और चौथा तो शामिल नहीं है, न ओबीसी शामिल हैं और न सीनियर सिटीजन शामिल है। 1 क्लियर इसमें दिया है, 2 की चर्चा है नहीं। तो अब जो विकल्प आपके पास है, कोई विकल्प केवल 1 के बारे में नहीं कहता है। आप देखेंगे चौथा है नहीं, तीसरा है नहीं, इस तरीके से डी में 4 है, तो डी वाला विकल्प आपका नहीं होगा, चूंकि उसमें वरिष्ठ नागरिक इंक्लूड नहीं है। यह भी नहीं होगा, तो 2 तो निकल गया। अब 2 और 3 की बात आई, तो तीसरा आपका
सारी। हाँ, बी और डी तो आपका होगा नहीं। सी वाला विकल्प है 2 और 3 का। ये तो चूंकि ओबीसी की भी चर्चा नहीं हुई है, इस नाते यह भी नहीं होगा। अब ले दे के आपका यही विकल्प बच रहा है, तो टिक तो इसी में करना है। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो सकती है, भ्रम थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन 4 में से किसी से सही लगाना है। तो इस स्थिति में यद्यपि ट्रांसजेंडर उसमें मेंशन नहीं है, फिर भी 1 और 2 आप सही मान करके ए पे टिक लगाएं, क्योंकि तीसरा और चौथा क्रम जो ओबीसी का है और वरिष्ठ नागरिकों का, वो उसमें शामिल नहीं है। कौन कौन विधिक सहायता पाएंगे, यह बातें हम आपको 7-8 महीने बता चुके हैं। तो दैट्स वाई संदेह का लाभ या परिस्थितिगत लाभ देखते हुए आप 1 और 2 पे टिक लगाएं। इस तरीके से आपका ए अल्टरनेटिव करेक्ट, 1 और 2 सही हैं, तो ए पे आप टिक लगाएं। ये आपके 9 क्वेश्चन हुए, अभी 8 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो आज बस इतना ही। कल हम नए लेक्चर में उन 9 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपका अनुच्छेद 72 तक हम पहुँचे थे। राष्ट्रपति का मृत्युदंड या मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार जो है 72 के तहत, वो सब चीज़ें, राष्ट्रपति की सक्रियता इत्यादि के मुद्दे आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो कल के लेक्चर में हम बाकी के 8 प्रश्न डिस्कस करेंगे और जिनका संबंध भी उसी तरफ से होगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का हम आपको पढ़ा चुके हैं और उसमें से 9 क्वेश्चन पूछे गए। आगे के क्वेश्चन आगे के हैं, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। टाइम भी पूरा हो गया है, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, फिर तुरंत क्लास शुरू कर देंगे। तो कल के क्लास का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।